नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो हमारी जो पढ़ने के साथ हमें अपनी जो दूसरी स्मार्ट रणनीति को फॉलो करना होता है, यानी पढ़ाई अपनी एक जगह बनी रहती है, उसके साथ जो हमें अन्य तकनीकों को सीखना पड़ता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उन्हीं पर मैं आज बात करूंगा। मैं जो भी ये रणनीति वाली वीडियोस बनाता हूँ इन्हें जरूर से फॉलो करिए, क्योंकि मैं ये उन्हीं बातों को यहाँ शामिल करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने खुद भी एग्जाम में देते हुए आजमा कर देखी है। तो जरूर आपको भी इनसे फायदा होगा। जो लोग आप कहते हैं कि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को सही कर पाता हूं जो आपने एग्जैक्टली पढ़ी हो, तो उनके इतर भी वो प्रश्न जो आपने अमूमन न सुने हों, फिर भी आप कैसे उन्हें अपने लॉजिक के आधार पर और कॉमन सेंस के आधार पर सही कर सकते हैं, वो सब गुर आप यही से सीखेंगे कि कैसे हम अन्य बातों को भी अपनी पढ़ाई के साथ एडजस्ट कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं सर्वप्रथम हम रिवीजन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो अत्यधिक कन्फ्यूजिंग होती हैं, उन्हें हम कैसे तैयार कर सकते हैं, पहली बात इस पर होगी। दूसरी बात, जब हम एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करते हैं तो उस दौरान हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर भी बात होगी। तीसरी बात, हम कई साथी कहते हैं मुझे, और इस पर वीडियो बनाइए भी, उन्होंने कहा है कि जब वो रिवीजन करते हैं तो सभी चीज़ें साथ में लेकर नहीं चल पाते हैं, यानी क्योंकि सिलेबस अथाह है, यहाँ सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। उन्हें मैनेज करते हुए हम अपनी चीज़ों को कैसे साथ में लेकर चलें ताकि कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो सके, और हमारे टारगेट दिन के किस हिसाब से बनाए जाने चाहिए। यानी आज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं आज के दिन में क्या टारगेट लेकर चलूंगा, और उसके पूरा न होने पर उसका मेरे पास विकल्प क्या होगा। इन सभी बातों पर भी मैं आज थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो जरूर से आप बने रहिए, और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सर्वप्रथम, अगर रिवीजन में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो बेहद कन्फ्यूजिंग होते हैं और याद नहीं होते, इनके लिए जो मैं अपनी रणनीति बताता था, सर्वप्रथम तो मैं सबसे अधिक याद करने पर ही मेरा ध्यान रहता था। यानी अगर कोई चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है, यानी अगर एक श्रृंखला में इन्होंने 10 पर्वत श्रेणियां दी हैं और उनको मुझे याद करना है, तो मैं 10 सर्वप्रथम याद करूंगा, मतलब 10 के नाम पढ़ूंगा, दूसरी तीसरी बार और नाम पढ़ते जाऊंगा ताकि मैं उन नामों से फैमिलियर हो सकूं। जब वो नाम मैं सुने सुने जैसे लगने लगेंगे, उसके बाद मैं उन्हें रटने की कोशिश करूंगा, और जब मैं उन्हें याद करूंगा तो ऐसा इस ढंग से याद कीजिए कि वो 10 के 10 आपको सीक्वेंस में याद हो जाए। इसका एक ही तरीका है, लगातार आप नाम स्क्रॉल करते रहिए। 10 नाम पढ़ दिए, अब आंख बंद करके उन 10 नामों को याद करने की कोशिश कीजिए। पहली बार में आप केवल 4 ही याद हो पाएंगे और 5वें में आप अटक जाएंगे, तो उस 5वें को देखिए, फिर और बोलिए, 5 तक बोलिए, फिर छठा नहीं आएगा, फिर छठे को बोलिए। यानी जब तक आप आंख बंद करके 10 वो लगातार बोल नहीं पाते हैं, तब तक उसे याद करना चाहिए। मैं यही मानता हूं, अगर आप लगातार किसी चीज पर ध्यान देंगे और दिमाग पर प्रेशराइज करेंगे दिमाग को, तो वो अवश्य याद हो जाएगी, बशर्ते समय लगेगा, लेकिन समय तो चाहिए। याद करना हमारा अल्टीमेट गोल है, केवल पढ़ के पेज पलट लेना इससे फायदा नहीं होता। जब आप वो 10 याद कर चुके हैं, अब आपको अगर उसमें से मान लिया जाए 9वां 10वां 10-20 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, तो आप उसे जरूर से कहीं पर पिन पॉइंट कर लीजिए। या तो आप वहीं पर जो याद नहीं हो रहा है वहीं पर किताब में ही लिख लीजिए, या फिर आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक अलग से कॉपी में, एक छोटी नोटबुक में, जो चीजें आपको याद नहीं होती उसमें लिखिए। फिर आप हर दिन या कभी भी जब भी आपको समय मिलता है, खाते पीते सोते लेटते टाइम पे, छोटी सी डायरी है वो, जो याद नहीं है वो पलटिए, तो इससे बेहद जल्दी याद होता है। ये बेहद प्रभावी तरीका है। लाइक दैट, जैसे मैं कोटेश्वर गुफा की बात करूं, एक कोटेश्वर गुफा हमारी रुद्रप्रयाग में है और कोटेश्वर पर्वत हमारा उत्तरकाशी में। अब ये हो सकता है किसी के लिए जैसे खरसोली है और खरसाली है, खरसाली उत्तरकाशी में है, खरसोली रुद्रप्रयाग में है। अब ये भी कंफ्यूजिंग वाली चीजें हो गई। तो जो चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं उन्हें नोट डाउन करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं, या कोई दिमाग में ट्रिक क्लिक करिए, या फिर अगर ट्रिक क्लिक नहीं कर पाते हैं तो आप उसे नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। इस प्रकार आप कंफ्यूजिंग चीजों को याद कर पाएंगे और नोट्स आपके क्रिप्स हों, ये आप हमारे नोट्स के से सीख सकते हैं। और कई लोग कह रहे हैं आपने डीप पढ़ाई की या फिर यही नोट्स। अरे डीप पढ़ाई का मतलब यह है कि आप जो बेहद महत्व, अब उत्तराखंड में जो फैक्ट बेस्ड है पूरा, आप यहाँ डीप पढ़ाई मतलब जो जितना सारा फैक्ट याद कर सकते हैं वो याद करने हैं। डीप पढ़ाई का तात्पर्य वहां पर है, जैसे इकोनॉमी है, अब उसको समझने के लिहाज से, पॉलिटी है, और ये विषय, अब ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, मानसून कैसे आती है, ये कैसे आता है, ये समझना डीप स्टडी कहलाता है। और जब आप फैक्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो केवल फैक्ट बेस्ड पढ़ाई, उसमें डीप क्या करेंगे, यानी आपको सभी चीजें फैक्ट वाली पढ़नी है, यही उसका तात्पर्य है। तो आप जो मैं पढ़ाता हूं वो डीप ही है उत्तराखंड में, क्योंकि मैं जो 2 किताबें लेकर चलता हूं जिनसे मैंने भी काम किया है, उन्हीं से आपके लिए मैं नोट्स भी बनाता हूं। तो आप उन पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। और डीप स्टडी वाली बात, जो ज्योग्राफी के वगैरह वगैरह कंसेप्ट हैं, उनकी मैं वीडियो बनाता ही हूं।
कंसेप्ट के साथ बनाता हूँ। अभी तक इंडियन ज्योग्राफी में उतने कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उन जो मॉनसून वगैरह के कंसेप्ट हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही शामिल करेंगे। उस दौरान हम समझेंगे, समझते हुए चलेंगे, यानी वो डीप स्टडी हमारी हो जाएगी। तो ये हमने सीखा कंफ्यूजिंग चीज़ों को कैसे याद करें। दूसरी बात कि हम सभी चीज़ों को साथ में लेकर कैसे चलें। इसका एक बेहतर तरीका यह है कि आप एक रणनीति बना लें, मतलब रफ ही सही, एक रफ आइडिया ही अपने दिमाग में हो कि 30 दिन में मैं इतना कवर करूंगा। अगर बिना हिसाब के चलेंगे, कुछ तय नहीं है, किताब भर के फिर से लाइब्रेरी चले गए, क्या करना है कोई तय नहीं है, तो आप 2 ही पन्ने पढ़ेंगे, उसमें ही आपको लगेगा बेहद पढ़ाई हो चुकी है। आप कोई किताब लेते हैं तो उसके लिए दिन फिक्स कीजिए कि यह किताब मैंने 20 दिनों में पूरी करनी है, बशर्ते वह हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन एक बार जब आप तय करेंगे, वो 20 दिन में मान लिया जाए आपका आधा ही नहीं हो, तो कुछ तो चुभन उत्पन्न होगी कि मैंने 20 दिन में पूरी करूंगा सोचा था और मैं आधी ही नहीं कर पाया हूं, तो मैं क्या ही पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये फिर हमारा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दिन तय नहीं किए हैं तो आप 3 माह तक भी उसी किताब को पढ़ते जाएंगे और कोई दिमाग पर चुभन भी महसूस नहीं होगी। सर्वप्रथम आप टारगेट लेकर चलिए। कोई किताब है, उसके पृष्ठ के हिसाब से तय मत करिए, टॉपिक के हिसाब से कवर करिए कि मैं आज दिन में 3 ये टॉपिक कवर करूंगा। तो उन 3 टॉपिकों में से मान लीजिए 2 ही टॉपिक कवर हुए, तो वो बैकलॉग के लिए जो एक टॉपिक आपका बचा है वो संडे का दिन रखिए या फिर कोई 2 अतिरिक्त दिन रखिए। अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे तो आप सभी चीजें साथ में मैनेज कर पाएंगे। हमारे यहाँ 3 मुद्दे होते हैं, एक हिंदी, एक हमारी जीएस और एक हमारा जो प्रादेशिक जीएस है वो। तो 3 विषय हैं, 3 टॉपिक बनाइए, एक 3 भागों में बांटिए अपने दिन को। मैंने टाइम डिवीजन वाले में वो बेहतर तरीके से बताया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी। मैं जो भी रणनीति वाली सारी वीडियोस है आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं अपने और जहाँ जो बातें मैंने सुनी हैं और लोगों के जो भी अनुभव है उनसे, वो मैं आप तक एग्जैक्टली पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो आप उन्हें भी जरूर से देखिएगा। तो साथ में लेकर चलने का एक ही हमारा मार्ग है, वो है आप अपने टारगेट बनाइए, रफ ही सही लेकिन बनाइए। दिन के बनाइए, दिन के तो चलो हम दिमाग में स्क्रॉल कर लेते हैं, हफ्तों वाले टारगेट बनाइए और जो मंथली टारगेट है वो भी बनाइए कि मैं 1 माह में इतना कवर करूंगा, 1 हफ्ते में इतना कवर करूंगा, और उन्हें दिन में बांटिए। ये कैसे करेंगे? अब हम सभी पर ये अपनी अलग अलग रणनीति होती है। मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार से करूंगा, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार से कर पाएंगे। तो ये हुई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात, जब एग्जाम होता है यानी पेपर है, अब सब बात तो यही पढ़ लिया, ये सब कर लिया, एग्जाम हॉल तक उसे कैसे मेंटेन करते हो, वो सभी चीजें वहां कैसे ले चलें एग्जाम हॉल में, इसका भी हमारा यही तरीका है कि आप के पास क्या जो कंटेंट है, क्या आप उसे एग्जाम से 2 दिन पहले तक रिवाइज कर पा रहे हैं, उस पर एक नजर आपकी पड़ रही है। ये अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम से पहले, मतलब सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम से तुरंत पहले आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो तो भूल ही जाओगे। कंसेप्ट हैं जो भी समझने वाली चीजें हैं, चलो वो तो हमारे दिमाग में बैठे रहती हैं। मानसून कैसे आया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से आया, लो प्रेशर बेल्ट बनी, अब ये हमें समझ में है तो हम बना लेंगे। लेकिन अब अगर केरल में उसे आम्र वर्षा कहते हैं और चेरी ब्लॉसम कहते हैं मेघालय में, ये सब चीजें तो फैक्ट बेस्ड है। आप इन सबको तो आपको एग्जैक्टली याद करना ही है ना। पेपर से पहले आपकी यही रणनीति होनी चाहिए कि आपका जितना भी किताबें हैं, जो नोट्स हैं, जो भी आपका कंटेंट है, मतलब वो इतना क्रिप्स हो या फिर आप में इतनी क्षमता हो कि आप उन सभी चीजों को पलट पाए। अब मान लीजिए 10 किताब है, अगर आप में ये क्षमता है कि पेपर से 2 दिन पहले आप 10 किताबों को पलट सकते हैं, तो ठीक है, नोट्स मत बनाइए। लेकिन अगर आप में यह क्षमता नहीं है, आपको समय कम लगता है, तो समय कम ही हो जाता है, 10 किताबें नहीं पलटी जा सकती, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए या फिर उन चीजों पर आपने हाईलाइट किया होना चाहिए जो आपने याद नहीं करी है। अगर आप उन चीजों को, हाईलाइटेड चीजें ही उन पेपर से पहले देखनी है, क्योंकि वही आपको याद नहीं है। बाकी जो सरल चीजें हैं उन पर ही आप एक एक नजर बनाते हुए चलिए, मैं यही बात करता हूं। तभी आप जो आप कहते हैं सरल प्रश्न मेरे गलत हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सरल को हम सरल मानकर चलते हैं कि ये तो सरल ही है, मैं इन्हें बना लूंगा, इसलिए उसके रिवीजन पर हमारा अधिक ध्यान नहीं होता है। इसलिए आप सरल चीजों पर भी, मतलब कम समय दीजिए सरल चीजों पर, ताकि दिमाग में रहे हो, लेकिन एक समय तो देना ही पड़ेगा। और जो कठिन चीजें हैं उन्हें लगातार ही आपको ध्यान देते रहना। और हर किताब को सेगमेंट के हिसाब से बांटना है। जैसे हमने उत्तराखंड में मैंने बात की है, मैं केवल 3 सेगमेंट मानता हूँ यहाँ, एक हिस्ट्री वाला सेगमेंट, एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज वाला सेगमेंट, और एक उसके बाद का जो ज्योग्राफी वाला है और जो अन्य कुछ छिटपुट टॉपिक दिए हैं उसने, वो सब। तो हर किताब के आपके 2 या 3 सेगमेंट होने चाहिए। जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं एक बेसिक वाला भाग, एक रचनाओं वाला भाग। जीएस में भी हम हर चीज को बांटते हैं, जैसे हिस्ट्री के 3 भाग, ये वैसे। तो अब जब आपके ये सभी डिवीजन होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीजें हैं, मुझे किस हिसाब से इनको लेकर चलूं। अगर आपके दिमाग में केवल ये है कि हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री नहीं है, वो 3 भाग हैं हिस्ट्री के, उनमें भी आप अगर कट डाउन करेंगे वो 10 भाग है हिस्ट्री के। जब आप 10 सोच के चलेंगे तो छोटे छोटे पोर्शन होंगे और आप दिन के हिसाब से उन्हें लेकर चल पाएंगे। तो टाइम को फिक्स करिए अपने कंटेंट के हिसाब से और कंटेंट को डिवाइड करना सीखिएगा। अब हम जो अंतिम बात आज मैं एक करना चाहता हूं कि जब हम पेपर में जाएंगे, अब मान लिया जाए हमने पेपर से पहले का भी क्विक रिवीजन हमारा हो गया है, मतलब जो चीजें, अब पेपर में जाने के दौरान हमारी
क्या रणनीति हो कि हमें वो सब चीज़ जो याद की हैं उससे क्वेश्चन बन जाए। उसका भी ये तरीका है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, मान लिया जाए पानीपत का युद्ध पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसने किया था, मान लीजिए ये प्रश्न आता है। एक हो गया बाबर, अकबर और हुमायूं और जहांगीर ऑप्शन में दिए हैं। अब आपको बाबर याद है तो ठीक है, बाबर आप कर लेंगे क्लिक। मान लिया जाए बाबर याद नहीं है तो आप पानीपत के युद्ध की डेट याद है आपको, अगर आपको डेट भी याद है तो आप शासकों के क्रम के आधार पर बाबर तक पहुंच सकते हैं। इसे ही कहते हैं। मान लीजिए आपको पानीपत का युद्ध किसने किया था बिल्कुल याद नहीं है, आप छोड़ेंगे नहीं उस प्रश्न को, छोड़ना बिल्कुल नहीं, पहले ऑप्शनों को तोड़ना है। अकबर का शासनकाल लिखिए कि 1556 से 1605, फिर उसके बाद जहांगीर का लिखिए 1605 से 1627 तक, उससे पहले बाबर का लिखिए, बाबर का कब था, हुमायूं से पहले था, हुमायूं का कब तक था, 1530 से 1545 तक था, तो उससे पहले कौन है, बाबर ही है ना। आपको बाबर एग्जैक्टली याद नहीं। अब आपको पानीपत के युद्ध की डेट याद है यानी 1526 में हुआ था, तो अब देखिए हुमायूं हट गया क्योंकि वो तो 1530 के पास था, अकबर और जहांगीर वो भी सब बात की, इसलिए आप बाबर तक पहुंच पाएंगे। ये होता है हमारा साइड नॉलेज का प्रभाव। तभी मैं कहता हूं कि जब आप शासक पढ़ते हैं तो उनका क्रम पढ़िए। डेट वाली चीजें एग्जैक्टली डेट महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो सन होता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है हर चीज को लेकर। आप इन चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं तो आप इनडायरेक्टली वो कॉमन सेंस खुद ही डेवलप हो जाएगा आपका। जो मैं कहता हूं कि ना सुने हुए प्रश्नों को भी जब हम क्लिक करने लग जाते हैं तभी हमारा नाम मेरिट में या फिर अधिक नंबरों पर आता है, क्योंकि हर मतलब एक 70 तक ही अमूमन कितना ही पढ़ा हो 70 तक ही उसे आएंगे एग्जैक्टली, मतलब फर्स्ट राउंड। उसके बाद वो भी या तो लॉजिक लगाएगा या कॉमन सेंस लगाएगा, एलिमिनेशन कुछ इधर उधर करके वो आगे तक पहुंचता है। ये हर किसी के साथ यही होता है, क्योंकि पेपर सभी क्योंकि स्टडी मटेरियल लगभग सभी समान है। अब कौन उसे किस हिसाब से यूटिलाइज करता है वो अपनी अपनी क्षमता पर आधारित है। तो ठीक है, आप इन बिंदुओं को जरूर से अपनी स्टडी प्लान में अप्लाई कीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। और आप अगर ऐसी वीडियोस में आपको जैसे मैं स्टडी कराता हूँ उसके साथ गाइडेंस का रोल भी मेरा है ही, तो जरूर मैं इनसे भी आगे तक आपके साथ रहूंगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से शेयर भी कीजिए, वही मेरा एक मनोबल बढ़ाने का आपके पास एकमात्र यही साधन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।